ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया चैप्टर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, काफ़ी हद तक आप लोगों ने सोल्व किए हैं। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट एक तरीके से स्केलर वैल्यू होती है, और जो स्केलर वैल्यू कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑब्टेन की जा सकती है। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, अब उसका मैं एक्सपेंशन करूंगा, वो जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को क्या बोलता हूँ? आपका डिटरमिनेंट बोलता हूँ। तो डिटरमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन तरीके से बोल सकते हो, या फिर कोई स्केलर वैल्यू है। ठीक है, मेनली डिटरमिनेंट का यूज़ किस लिए होता है? जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब सोल्व करना होता है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करना, वो तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। 3 वेरिएबल सोल्व करना, वो भी आपका हो सकता है मैनिपुलेशन से। एक वेरिएबल हटा दो, फिर 2 वेरिएबल बनाओ, फिर 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल फाइंड करो। लेकिन मान लो ऐसा दे दिया कि लीनियर इक्वेशन 10 वेरिएबल, 10 डिफरेंट वेरिएबल और 10 डिफरेंट इक्वेशन जब दे रखी होगी, 4 डिफरेंट वेरिएबल 4 डिफरेंट इक्वेशन जब दे रखी होगी, तो उस केस में जब सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे, तो मैं यदि प्रॉपर तरीके से करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उस वजह से मेनली डिटरमिनेंट यूज होता है। डिटरमिनेंट की हेल्प से मैं काफ़ी इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ उसका एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेनली ये एप्लीकेशन होती है डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट की हेल्प से मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स तक ही है, तो 3 वेरिएबल्स वाला होगा। और वो क्वेश्चन देगा यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका ऐसे दे दिए। अब उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि क्या केसेस होंगे, वो सारी चीज़ देखेंगे। साथ में इसमें डिफरेंशिएशन में सबमिशन बनेगा, डिटरमिनेंट्स का सबमिशन बनेगा, डिफरेंशिएशन बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये मेनली आपका क्या पोर्शन रहेगा। और डिटरमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका। जेई मेंस की बात करूँ या जेई एडवांस की बात करूँ, हर साल मान के चल लो कि 1 या 2 क्वेश्चन जेई मेंस या जेई एडवांस में डेफिनेटली डिटरमिनेंट से आने वाला है। इसका एक पोर्शन हम लोगों ने कर लिया है एडजॉइंट वाला, एडजॉइंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और इनवर्स, वो मैंने करवा दिया है। बाकी अभी क्या क्या बचा है इसमें? मेनली बचा है आपका क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन क्या होते हैं, उसमें ऑपरेशन कैसे लगते हैं। देन उसके बाद उसका क्या जाएगा आपका प्रोडक्ट आपका डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट थोड़ा सा मैट्रिक्स से अलग होता है, मतलब होता है उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। और उस पर जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो थोड़ा टफ वाला आता है, टफ बनता है। देन उसके बाद सबमिशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये मेनली ये पोर्शन रहेगा, जो कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने बोल दिया आपका क्या है, A11, A12, A21 और A22, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थे। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगा, डिटरमिनेंट होता है। 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स को सोल्व करना, डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। 3 इंटू 3 वाली भी ऑलरेडी आती है, आई गेस 3 इंटू 3 वाली भी सबको आती ही है। उसके लिए क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी पता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेनली जरूरत पड़ती है, पहली आपका क्या है, माइनर और को फैक्टर की जरूरत पड़ती है। आई थिंक वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। माइनर और को फैक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट करो और कॉलम को डिलीट करो। और को फैक्टर क्या होता है, विद साइन, मतलब उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग माइनर की वैल्यू आपकी क्या है, को फैक्टर होता है। माइनर को डिनोट करता हूँ MIJ से, और को फैक्टर को डिनोट करता हूँ आपका CIJ से। CIJ की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ होती है। ये आपकी क्या है, माइनर की वैल्यू होती है। और साइन कन्वेंशन भी बेसिक आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, साइन कन्वेंशन पे बता चुका हूँ। 2 इंटू 2 की डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये 2 इंटू 2 की डिटरमिनेंट का, 3 इंटू 3 का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3 इंटू 3 की डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन है। 4 इंटू 4 वैसे आएगी नहीं, लेकिन हाँ हो सकती है कुछ पैटर्न को 4 इंटू 4 भी पूछ सकता है, 5 इंटू 5 भी पूछ सकता है, 6 इंटू 6 भी पूछ सकता है। तो उसमें साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 4 इंटू 4 होता है। साइन कन्वेंशन क्यों यूज होता है, जब मैं किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करूं विद हेल्प ऑफ माइनर, विद हेल्प ऑफ माइनर मैं करूंगा, तो विद हेल्प ऑफ माइनर में मुझे साइन कन्वेंशन जरूरत होती है। विद हेल्प ऑफ को फैक्टर करूंगा तो उसमें ऑटोमेटिक साइन आ जाता है,
विद हेल्प ऑफ को फैक्टर करूंगा तो उसमें ऑटोमेटिक साइन आ जाता है। तो वहां पे जब भी को फैक्टर की हेल्प से मैं एक्सपेंशन करूं तो मुझे साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी मैं माइनर की हेल्प से मैं एक्सपेंशन करूंगा डिटरमिनेंट का, तो उस केस में मुझे साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका क्या बेसिक वाला क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी को लिखना है तो दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी मैं डिक्टेट करके लिखूंगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो आई होप आप स्पीडली लिख लोगे। ठीक है, मैं डिक्टेट कर देता हूं। डिक्टेट में पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके माइनर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो विद साइन, या फिर उसके कोफैक्टर्स से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलती है। लेकिन यदि किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उस रो या कॉलम के कोफैक्टर या फिर माइनर के अलावा किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर या माइनर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, इफ all elements of any row or column, if all elements of any rows or columns are multiplied by, if all elements of any rows or columns are multiplied by their cofactors और cofactor के ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में, और साइंड माइनर का मतलब माइनर होगा विद साइन कन्वेंशन के हिसाब से। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाय देयर कोफैक्टर्स और माइनर्स, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड। then value of determinant is obtained. But if we multiply all elements of a row or column, all elements of a row or column by cofactors or minors, of any other row or column, by cofactors and minors of any other row or column, then resultant will be 0. तो जैसे मैंने क्या बोल दिया, कोई भी मैंने बोल दी मैट्रिक्स बोल दी, डिटरमिनेंट बोल दी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब मैं क्या करूँ, इसका मुझे एक्सपेंशन निकालना है, तो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन डेल मैं बोल देता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब मैं क्या करूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके कोफैक्टर से। मतलब मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो A11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसका कोफैक्टर मतलब C11, प्लस A12 को मल्टीप्लाई करूंगा C12, प्लस A13 को मल्टीप्लाई करूंगा आपका C13, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आपका साइन के साथ में माइनर। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस A11 इंटू M11, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस ऑफ A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13, तो उससे मुझे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन होती है। सिमिलरली मैं क्या करूँ, ये तो फर्स्ट रो गया, तो मैं फर्स्ट कॉलम से मैं करूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपका क्या दी, A11 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C11, प्लस A21 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C21, प्लस A31 को मल्टीप्लाई कर दिया C31 से। या फिर मैं माइनर के साथ देखूँ तो A11 इंटू M11 माइनस A21 इंटू M21 प्लस A31 इंटू M31, तो उससे मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बनेगी। तो उसी कंसेप्ट से मैं क्या बोल सकता हूं, किसी भी डिटरमिनेंट का और उसके ट्रांसपोज के जो डिटरमिनेंट है उन दोनों का एक्सपेंशन क्या होता है, आपका सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा,
तो रो और कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर रो को पकड़ के एक्सपेंशन कर दो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ के एक्सपेंशन कर दो, वो आपका क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। लेकिन इसका एक्सटेंडेड रूल क्या बोलता है, यदि मान लो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को, मान लो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैं इसके अलावा किसी भी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा क्या होगी आपकी, जीरो। मतलब मैं बात करूं A11 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया C21 से, A12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C22 से, और A13 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C23 से, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा रूल, ठीक है। नोट हो जाए तो डन लिखो, ठीक है। तो इसी रूल पे बेस क्या कर सकते हो, एक नोट में डाल दो, बेस्ड ऑन दिस रूल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम होगी। मतलब ए मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। मैं बोल सकता हूँ वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज ऑलवेज सेम। मतलब मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट बनाऊं और उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट बनाऊं, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्टिव में एक्सपेंशन कर सकता हूं। ये पहली प्रॉपर्टी थी। क्लियर है? नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। वैसे लेने को ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, और इसका आपकी जरूरत पड़ती नहीं है। जरूरत पड़ती कहाँ पे पड़ती है, वहां पे पड़ती है जहां पे एडजॉइंट निकालते हैं, तो वहां पे हम लोग रो और कॉलम को लेके ही करते हैं। तो रो को कॉलम के साथ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कोई इश्यू नहीं लेना चाहो तो। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट आपके क्या है, जीरो है, तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मैं क्या बोलूं, जैसे मान लो आपका क्या है 1 2 4 5 6 8 0 0 0 3 4 2 1 4 -1 8, ये आपकी क्या है 4 × 4 की डिटर्मिनेंट है। अब देखो यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, जीरो होगी। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे होगा, जब भी मुझे किसी का एक्सपेंशन करना है तो क्या करना है, ऑपरेशन लगा के मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, जिससे मेरे लिए एक्सपेंशन करना इजी है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 लिख लो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम आर जीरो, if all elements of a particular row or column are zero, then value of determinant will be zero. If all elements of a particular row or columns are zero, then value of that determinant is zero. So यहाँ पे एक इस प्रॉपर्टी से आगे एक में डाल के लिख लो, indeterminate before expansion, indeterminate before expansion try to make maximum possible zeros to make it easy। मतलब जब एक्सपेंशन कर रहा हूं तो एक्सपेंशन में जब भी मुझे करना हो तो मैं क्या करूं, उसमें कोशिश करूं कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका क्या है जीरो बनाने की कोशिश करूं, जिससे एक्सपेंशन आपका क्या है इजी हो जाए। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करके, इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन करके एक नोट और मैं बोलूं, value of determinant of a diagonal matrix and a triangular matrix is simply is equal to प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं बोल सकता हूं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्यों? लेट्स अज्यूम करो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपके क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका एक्सपेंशन करूंगा तो मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्टिव 1 इंटू, तो दिस इंटू दिस आपका क्या है 2 × 3 -0,
ये आपका -0 + 0 आ जाएगा। तो मतलब सिंपली आपका क्या 1 × 2 × 3 उसके इक्वल हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे आता है, इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे मान लोकेशन दे दिया आपका, मैं उधर देता हूँ। मान लोकेशन ऐसे दे देगा आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसी दे दी डिटर्मिनेंट आपको 1 2 3 4 5 6 8, 0 2 3 4 5 6 3 5 6 7 9, 0 0 3 4 5 8 7, 0 0 0 4 6 7 9, 0 0 0 0 5 7 4, 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 0 6 1, 0 0 0 0 0 0 7। अब आपके क्या 7 × 7 ऑर्डर की आपको दे दी है, डिटर्मिनेंट दे दी है। और कौन सी डिटर्मिनेंट है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ये आपका क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया। उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, क्या हो 0। अब बोलेगा इसका एक्सपेंशन, डेल की वैल्यू बता सकते हो अब डायरेक्टली क्या होगा आंसर, अब बता सकते हो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आंसर। अब डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपको प्रॉपर्टी याद है। अब ये मत बोलना कि इतनी बड़ी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो, प्रॉपर्टी के बेस पे बिल्कुल कर सकते हो। ये आपके क्या है, लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये सारे एलिमेंट 0, तो इसके रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन कर दो, तो उससे मैं इसका प्रोडक्ट बोल सकता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, मतलब फैक्टोरियल 7 जिसकी वैल्यू होती है 5040, ये उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुई प्रॉपर्टी 2 सबको, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। फर्स्ट नोट रिपीट करोगे, मतलब क्या लिखा है, फर्स्ट नोट याद नहीं बेटा मैंने क्या लिखवाया था, अब देख लेना किसी से, मुझे याद नहीं क्या लिखवाया था, भूल गया मैं, क्या लिखवाया था बताओ, बाकी लोग बताओ तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसके रिगार्डिंग था बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर। हाँ ये है, तो क्या करना है मुझे, आपको पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो उसके एक्सपेंशन करना आसान है। उसका एक्सपेंशन मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के इक्वल है। तो जब भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करूंगा तो मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाऊं यूजिंग हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन की हेल्प लेके, और मैं वो क्या करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना देना है किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने से पहले, क्योंकि एक्सपेंशन करना थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब भी बड़े सारे फंक्शन दे देते हैं, नंबर दे रखे तो नंबर में एक्सपेंशन ईजी ही होता है, नंबर में एक्सपेंशन में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब फंक्शन दे रखे हैं sin x cos x tan x cos x tan x sin x, तो उस केस में एक्सपेंशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अपन को ऑपरेशन लगा के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा हरी। प्रॉपर्टी 3 बोलती है if any, लिख लो, if all elements of any 2 rows or columns in a determinant are same, if all elements of any 2 rows or 2 columns in a determinant are same, मैं बोलूँगा if all elements of any 2 rows or columns in a determinant are same, then its value will be 0, then its value will be 0। कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया 1 3 4 1 2 8 5 1 3 4। अब देखो यहाँ पे R1 और R3 दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है आपके सेम है, तो इसके डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कैसे कर सकते हो,
यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, ऑपरेशन लगाया R3 इजिकल्स टू R3 माइनस R1, R3 इजिकल्स टू R3 माइनस R1 लगा दिया तो 1 3 4 एज इट इज है, 2 8 5 एज इट इज है, और ये क्या जाएगा 0 0 0। अब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम में एलिमेंट क्या जाएंगे आपके 0 जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। लेकिन ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली ये देखते ही आप आंसर दे सकते हो, कोई भी दो रो सेम तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी 0। ये नेक्स्ट स्टेप होगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपन डायरेक्टली कर देता हूँ। अब इस रूल को मैं एक्सटेंड करके मैं एक और बोल सकता हूँ। यदि मैं बोलूँ कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब आपका क्या है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके वो नंबर दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी नोट का आपका क्या एक्सटेंडेड पार्ट क्या बोलते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर proportional to each, then वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। कैसे यूज होगा, जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया, डिटरमिनेंट दे दी 1 4 3 8 -5 2, और ये दे दी आपकी 3 12 और 9। अब देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये 1 इंटू 3 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 3 9 है। तो ये रो और ये कॉलम, पहली रो और रो 1 और रो 3 एक दूसरे के आपके प्रोपोर्शनल है। तो कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं क्या करूँ, इससे 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगी आपकी 1 4 3 बन जाएगी, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी से आपके क्या वैल्यू क्या करेगी 0 हो जाएगी। या फिर मैं ऑपरेशन लगा दूँ R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R1, तो R1 एज इट इज हो गया, 1 4 3 एज इट इज हो गया, 8 -5 और 2 एज इट इज, और 0 0 0 हो जाएगी। किसी भी रो डिटरमिनेंट की रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म। यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो प्रोपोर्शनल है, तो मैं डायरेक्टली आग बंद करके उसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ आपका 0 कर सकता हूँ। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रो और सारी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो उससे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, विद साइन भी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन यदि मैं किन्हीं भी दो पर्टिकुलर रो या फिर दो पर्टिकुलर कॉलम्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन जो वैल्यू होगा मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन विद वो आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगी, मतलब उसमें साइन आपका क्या है मतलब ये चीज ध्यान रखनी की ऑपरेशन में यदि मैं कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी माइनस आपके आगे आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लो फटाफट से, इफ ऑल रोज और ऑल कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसपोज हो गया ये, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। If all rows or all columns of a determinant are interchanged, then value of determinant remains same. If all rows or all columns of a determinant are interchanged मतलब एक दूसरे से interchange कर दिए, then value of determinant remains same. But if we interchange any two particular row or two particular column of a determinant, but if we interchange any two particular row or two particular column of a determinant, if we interchange any two particular row or two particular column of a determinant, then magnitude of determinant remains same. But with negative sign. कैसे, एक एग्जांपल की हेल्प से ले लेते हैं। जैसे आपका क्या एग्जांपल दे दिया 1 2 3 4, ये एक डिटरमिनेंट है, इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या जाएगा 4 - 6 मतलब -2। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया R1 इंटरचेंज बाई R2, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 4 1 2 आ जाएगी। तो इसके एक्सपेंशन करूंगा आपका 6 - 4 मतलब आपकी क्या वैल्यू आपकी क्या 2,
तो मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस था तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूँ, यदि R1 इज इंटरचेंज बाई R2 या फिर ऐसा दे दिया C1 इज इंटरचेंज बाई C2, तो उस केस में मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, लेकिन विद साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है। नोट हो जाए तो डन लिख लो, एग्जाम्पल के साथ लिख लो, जिससे आपको क्या समझने में आसानी रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन करूँ जिससे रटने की जरूरत नहीं है, आपको अभी से याद हो जाए और क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। याद होने से मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी कब इंप्लीमेंट करनी है। नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। प्रॉपर्टी 5 मैट्रिक्स से रिलेट करता हूं। यदि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी थी 1 2 1 4 3, तो ये यहां पे मैं बोलूं k इंटू ए, के से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2k 1k 4k और 3k होगी। अब इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करूंगा तो इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या होगा, 2 1 4 3, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6 माइनस 4, मतलब आपके क्या 2 आएगी। जबकि इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करूंगा तो क्या जाएगा, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बोलूं तो 2k 4k k और 3k, तो एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आपका 6k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। तो क्या करूँ, k स्क्वायर कॉमन ले लिया और आपके क्या जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूँ 6 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैंने k से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो उसका जब डिटरमिनेंट लूंगा तो डिटरमिनेंट में हर रो या हर कॉलम से आपका क्या मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स में हर रो या हर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो डिटरमिनेंट में जब एक्सपेंशन करूंगा तो k बाहर आ जाएगा। तो मतलब इसको मैं कंक्लूड करूं, यदि a मैट्रिक्स मैंने बोल दी आपकी क्या n क्रॉस n ऑर्डर की, तो k इंटू ए मैट्रिक्स का n क्रॉस n है, तो उसका मैं क्या करूं, डिटरमिनेंट बोलूं k इंटू n का डिटरमिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, k2 पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a n क्रॉस n। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में ही सबको? तो मैं इसको इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, जब भी कॉमन लेना है या फिर मल्टीप्लाई करनी है तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर सेम रूल आपका क्या कॉमन लेने के टाइम में। तो लिख लो, इन मैट्रिक्स इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर by a scalar, in matrix if we multiply any number by a scalar, then it will multiplied by all elements of a matrix. In matrix if we multiply by any scalar number, then it will multiplied to all elements of matrix. Then it will multiply to all elements of matrix. But indeterminate if we multiplied determinant by a scalar, then it will multiply to any specific row or column. Then it will multiply to any specific row or column. Then it will multiply to any specific row or column. एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, सेम रूल अप्लाइज while taking common। सेम रूल अप्लाइज while taking common, मतलब डिटरमिनेंट में जब मुझे कॉमन लेना है तो मैं सारे एलिमेंट से मैं मैट्रिक्स में कॉमन लेना है तो मैं सारे एलिमेंट से कॉमन लूंगा, लेकिन डिटरमिनेंट में जब मैं कॉमन लूंगा तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से मैं कॉमन लूंगा। रूल समझ में आया बेटा सबको? रूल समझ में आया सबको? ठीक है, नोट हो जाए, डन लिखो। अब इस रूल में एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, इस रूल में एक मिस्टेक करते हैं।
लिख लिया तो डन लिखो, फिर मैं इसका मिस्टेक जो करते हैं वो मैं बताता हूँ बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। अब इस रूल में मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, लेट्स एज्यूम करो कि कोई भी डिटर्मिनेंट, मैंने सिंपल लास्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट मैंने क्या ले लिया, 2 1/4। अब इसका जो एक्सपेंशन हो गया, इसका एक्सपेंशन क्या होगा आपका 6 - 4, मतलब आपका क्या है 2। जब मैं एक्सटर्नली किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, सुनो मेरा रूल, जब मैं एक्सटर्नली ऑपरेशन लगा के एक्सटर्नली किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 इजिकल्स टू, मान लो मैंने 2 या फिर मैं बोलूं आपका क्या है 3R1, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 इजिकल्स टू 3R1, ठीक है। तो उस केस में ये मैंने एक्सटर्नल नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो उस केस में क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ वे की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6 1 6 मतलब 3 4 एंड 3। अब इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या जाएगा आपका 18 - 12, मतलब आपका क्या है 6 आ जाएगी। और इसको मैं बोल सकता हूँ 3 × 2, मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसकी आपकी क्या आएगी 3 टाइम्स आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कोई भी ऑपरेशन लगाऊंगा तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सेम होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाऊं कि मैं एक्सटर्नल नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, मान लो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इसके डिटरमिनेंट को मैं बाहर 3 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा टू कंपनसेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो क्या करूंगा, इसको 3 से भी मैं डिवाइड करूंगा और इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा आपका 6, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 वैल्यू सेम रहेगी। तो ये रूल ध्यान रखना, जनरली बच्चे इस चीज में मिस कर देते हैं, आंख बंद करके वो डायरेक्टली ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाते टाइम ये चीज ध्यान रखना, मैं किसी नंबर से, एक्सटर्नल नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए उसके नंबर से ही मुझे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल समझ में आया बेटा? तो लिख लो, नोट में लिख लेता हूं, नोट में लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल अप्लाइंग ऑपरेशन, ये नोट में लिख लेना और इसको इंपॉर्टेंट लगाना, इसमें गलती करते हैं। वाइल अप्लाइंग ऑपरेशन इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, while applying operation if we multiply or divide any row or column by any constant k, by applying operation if we multiply लिख लो, डिवाइड को छोड़ दो क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ ही है, फिर मैं एक साथ ही एक रूल में बता दूंगा। by applying operation if we multiply any row or column by a constant k, then value of determinant will k times, after this operation, then value of determinant will k time after this operation, then value of determinant will k times after this operation. So to compensate the value of determinant, we have to divide by k, that k, मतलब जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है उसी से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा एक्सटर्नली। सो टू कंपनसेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वी हैव टू डिवाइड बाई दैट नंबर के एक्सटर्नली, सिंपल सी चीज है, अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं लिखवा रहा हूँ उस हिसाब से, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो रक्षा, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी किसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के एलिमेंट को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस केस में उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपके क्या है, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब k से मल्टीप्लाई करता हो तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k टाइम्स हो जाती है, जो कि आंसर चेंज कर देती है। तो मैं क्या करना है, जब भी मैं ऐसा ऑपरेशन लगाऊं तो k टाइम्स आपका हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैं एक्सटर्नली k से डिवाइड करूंगा। ठीक है रक्षा, लिख लोगे अपने वर्ड्स में, लिख लो, जरूरी नहीं है कि मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसे लिखो, आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी है, अब अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिख लिया करो। मेरे साथ तो बहुत बहुत अच्छी है आपकी इंग्लिश, तो बस समझ में आना चाहिए और आपको जैसे समझ में आए उसी हिसाब से लिख लो। नोट हो गए तो डन लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रो, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट किन्हीं भी दो एलिमेंट के सम में ब्रेक हो रहे हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट दो एलिमेंट के सम में आपका क्या आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं उनको क्या है दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं समझाऊंगा आपका। जैसे एक एग्जांपल लिख लिया मैंने, ऐसा कोई दे दिया आपका डिटर्मिनेंट मैंने ले ली है आपकी, डिटर्मिनेंट ले ली मैंने 1 4 5 2 8 9 3 + 5, या फिर कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ये बेसिक एग्जांपल ले लिया मैंने, ABCDEF L+M LMN PQR। मैं क्या करूं, ये थर्ड रो या थर्ड कॉलम, कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट यदि ऐसे हों जो आपके क्या है दो एलिमेंट के सम में ब्रेक कर सकते हो, तो इसका एक्सपेंशन करना कंपैरेटिवली आपका क्या है लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं, इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे, मैं पहली दो रो एज इट इज ABCDEF एज इट इज, और ये क्या जाएगा आपका LMN प्लस ABC एज इट इज, DEF एज इट इज, और आपका क्या जाएगा PQR। कई बार इससे क्या आपका काफी बेनिफिट हो जाता है। लेट्स अज्यूम करो ये मान लो ये ABC इसी कैटेगरी का है और ये ABC हो गए, ABC हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपके क्या है निकाल देंगे। तो ये प्रॉपर्टी कई बार आपको क्या काफी यूज हो जाती है। तो मैं लिखवा देता हूँ, प्रॉपर्टी लिख लो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, if all elements of a row or a column of determinant, if all elements of a row or a column of a determinant, if each element या all element बोल सकता हूँ, if each element of a row or column या फिर all element of a row or column of a determinant can express as a sum of two elements, can express as sum of two elements, if all या if each element of a row or column of a determinant can express as a sum of two elements, can express as a sum of two elements, then this determinant, then this determinant, then this determinant, then this determinant can be expressed, then this determinant can be expressed as sum of two determinant, then this determinant can be expressed as sum of two determinant। ये यूज है इसका। मेनली यूज बताता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले मुझे साइक्लिक वाला बताना पड़ेगा। पहले लिख लो, मतलब किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करता हूँ एज ए सम ऑफ टू सेपरेट डिटरमिनेंट्स की सम में एक्सपेंशन कर सकता हूँ। क्लियर है रूल क्लियर हुआ? इसी को एक्सटेंड करके एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, फिर दोनों को कंबाइन यूज करके एक क्वेश्चन बताऊंगा जहां पे जरूरत पड़ती है। साइक्लिक ऑर्डर आपको पता है ABC, ये एक साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है। यदि किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। यदि मैं बोलूंगा किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना किया जाए तो उसके डिटरमिनेंट की जितनी भी डिटरमिनेंट्स उससे जितनी भी पॉसिबल डिटरमिनेंट्स बनती है सबकी वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम होती है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। डिटरमिनेंट मैंने बोल दिया आपका ABC BCA CAB। अब इसका साइक्लिक ऑर्डर बोलूंगा तो इसकी वैल्यू आपकी क्या जाएगा, BCA CAB और ABC, और इसके एक और डिटरमिनेंट बोल दिया CAB ABC और BCA। ये तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो लिख लो, इफ वी डोंट डिस्टर्ब साइक्लिक ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, if we don't disturb cyclic order of a determinant, if we don't disturb cyclic order of a determinant,
then its value will be always same. If we don't disturb cyclic order of a determinant, then its value will be always same. अब प्रूफ करके बता देता हूँ. लेट्स एज्यूम करो मुझे इसकी या इसकी किसी एक की भी निकालनी है, मुझे लानो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये ए बी सी मुझे यहाँ चाहिए होगा, तो पहला ऑपरेशन लगा दिया मैंने. यहाँ पे मैं बोलूँ आपका क्या है, R1 इज इंटरचेंज बाई R2. R1 और R2 इंटरचेंज कर दूंगा, दो रो इंटरचेंज किया तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन विद साइन नेगेटिव जाएगा. तो नेगेटिव आपका क्या जाएगा, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए. अब देखो ये तो अपनी सही जगह पे आ गई, लेकिन यहाँ पे बी सी ए और यहाँ पे सी ए बी है. तो अगेन मैंने इंटरचेंज कर दिया, R2 इज इंटरचेंज बाई R3. तो एक और माइनस, तो माइनस माइनस आपका क्या प्लस हो जाएगा और ये आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो जाएगी. पहले मैंने ये दोनों इंटरचेंज की थी, अब यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो गई. तो ये दोनों इंटरचेंज करो तो ए बी सी ए और सी ए बी, ये जो है वो जो है दोनों सेम ही होगी. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सेम रहेगा. मतलब दो ऑपरेशन करके आपका क्या वापस से कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं सबसे पहले इन दोनों में इंटरचेंज करूंगा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगी, फिर इन दोनों में इंटरचेंज करूंगा तो वापस से ये आ जाएगी. तो दो ऑपरेशन के बाद वैसे आ जाएगा. तो मैंने क्या बोला है, यदि किसी डिटरमिनेंट का मैं साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करूँ तो इसके डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है वो आपका क्या है, सेम होता है. क्या ये रूल सबको समझ में आए बेटा, ये ऑपरेशन समझ में आए? यस नो लिखो फटाफट से. ठीक है, नोट कर लो, नोट हो जाए डन लिखो. अब प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 को कंबाइन करके मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है. अब एक ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. अब लेट्स एज्यूम करो ये डिटर्मिनेंट है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी. अब ये बता सकते हो इसको कितने डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं? क्या ये बता सकते हो इसको कितने डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं? बताओ जल्दी से बताओ, कितने डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकते हैं? वेरी गुड. अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे आंसर करते हैं 6 आंसर रॉन्ग होता, 6 आंसर रॉन्ग होता. इसको मैं ब्रेक करूंगा 8 डिटरमिनेंट के सम में. अब इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, आंसर हमेशा क्या होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी ए बी उसके इक्वल होता है. ये एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है. इसका आंसर इस वजह से क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि ये आपके साइक्लिक ऑर्डर है यहाँ पे है. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस रो के रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन करूं. तो दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करूंगा. कौन सी आपकी क्या होगी, आपकी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ये जो डिटरमिनेंट है ये ब्रेक हो जाएगी आपकी, ये बन जाएगी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और ये बन जाएगी ए बी सी. अब देखो अगेन इस रो के रेस्पेक्टिव दो एलिमेंट के सम में है तो इसको भी मैं सम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दो डिटरमिनेंट के सम में. तो क्या जाएगी आपकी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बन जाएगी बी सी ए और सी ए बी प्लस ये बन जाएगी आपकी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बन जाएगी आपकी सी ए बी और सी ए बी. अगेन यहाँ पे इससे भी दो डिटरमिनेंट के सम में है तो इसको भी मैं दो डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकता हूँ. प्लस एज इट इज होगी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आपकी क्या होगी बी सी ए बी सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आपकी हो जाएगी आपकी सी ए बी और ए बी सी. अगेन देखो यहाँ पे फर्स्ट रो दो एलिमेंट के सम में ब्रेक कर सकता हूँ तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ये दो रो में, दो डिटरमिनेंट में, दो डिटरमिनेंट में और दो डिटरमिनेंट में. अब इस डिटरमिनेंट में देखूंगा पहली डिटरमिनेंट क्या बनेगी ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी. दूसरी डिटरमिनेंट क्या बनेगी बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए और बी सी ए दो रो सेम तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0. तीसरी क्या बनेगी आपकी ए बी सी, सी ए बी, सी ए बी सेम, दो कॉलम सेम तो डिटरमिनेंट 0. चौथी क्या बनेगी बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी
दो कॉलम सेम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। पांचवी क्या बनेगी ए बी सी बी सी ए बी सी, दो कॉलम सेम, इसकी वैल्यू 0। छठी क्या बनेगी बी सी ए बी सी, दो कॉलम सेम, इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली सातवीं की भी 0, आठवीं की आ जाएगी। तो ये डिटरमिनेंट कैसे ब्रेक बनेगी, ये बनेगी आपकी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी सी ए बी प्लस 6 जीरो होंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 6 जीरो होंगे। और लास्ट वाली क्या बनेगी आपकी, ये बन जाएगी बी सी ए बी और ए बी सी। और ये दोनों आपके क्या है, साइक्लिक है, तो इनके डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सेम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आपका 2 टाइम्स हो जाएगी। आई गेस आपको समझ में आएगा। वेंकेश आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा, आई गेस यही डाउट था। ठीक है, नोट कर लो, ये काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है, डायरेक्टली आंसर देना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर किसी में ऐसा होगा, हर किसी में ऐसा नहीं होगा। ये इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे आपका क्या है, ये जो डिटरमिनेंट है ये आपके क्या साइक्लिक और एलिमेंट के आपके सेम है, तो उसी वजह से ये रूल हो रहा है। बाकी हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए, डन लिखो। ए बी सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर, मतलब आपका एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करूं साइक्लिक ऑर्डर में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कोई फर्क ना पड़े। देख ये देख ए बी सी, मैंने सबसे पहले यही लिखा था ए बी सी। लेट्स एज्यूम करो साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ए बी सी ए बी, ये जो ऑर्डर चेंज ना हो। लेकिन यहां पे मान लो ऐसा आ गया आपका ए बी सी ए बी और बी सी ए। अब यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा आपका, चेंज हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे ये नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ये साइक्लिक नहीं है। प्रॉपर्टी 8, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इफ ऑर्डर इज ऑड, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर इफ ऑर्डर प्रॉपर्टी 9, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। प्रॉपर्टी 9 नोट हो गया, डन लिखो फटाफट, मैं रख देता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी 9 क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन किस टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे मैं बोलूं R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस माइनस K टाइम ऑफ R2, ऐसा दे देगा। C1 CI इज इक्वल्स टू प्लस माइनस CI प्लस माइनस K CJ। कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहती है। बस एक बार वो मल्टीप्लाई वाला ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उस केस में डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस एक चीज ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करते हैं देन डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस एक ये चीज ध्यान रखना है, यदि एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऑपरेशन लगाया R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2 प्लस R3, मान लो ये, या फिर 3R3 ऑपरेशन लगाया। अब यहां पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम ही रहेगी, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, बस उस रो या कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका सही चीज में। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं। सेकेंड चीज, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेशंस लाइक इन मैट्रिक्स।
जैसा मैट्रिक्स में था वैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैट्रिक्स में क्या रिस्ट्रिक्शन था, यदि रो पे ऑपरेशन लगाया तो जब तक आपका इनवर्स नहीं आता तो रो पे ही ऑपरेशन लगाऊंगा, कॉलम पे ऑपरेशन लगाया तो जब तक आपका इनवर्स नहीं आता तब तक कॉलम पे ही ऑपरेशन लगाऊंगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार रो पे चालू कर दिया है तो आपका कॉलम पे भी लगा सकते हो, कॉलम पे चालू कर दिया तो रो पे भी लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका क्या एम क्लियर होना है। एम यहाँ पे क्या है, आपको ट्राई टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने हैं या फिर सिंप्लीफाई करना है, ये मेरा एक का एम होता है ऑपरेशन लगाने का। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एक साथ कितने ऑपरेशन लगा सकते हो, ऑर्डर से एक साथ एक कम लगा सकते हो। 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो एक साथ 3 इंटू 3 आपके क्या डिटरमिनेंट में एक साथ 2 ऑपरेशंस एक साथ लगा सकते हो। आप एक साथ आप 2 ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फटाफट नोट कर लो, मैं सारे क्वेश्चंस ऑपरेशन से ही करवाने वाला हूं, इसलिए ये चीजें आपको ऑटोमेटिक आगे समझ में आ जाएगी, काफी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें। जल्दी नोट करो। प्रॉपर्टी 10 और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी क्या है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज डिटरमिनेंट में कई बार फैक्टर थ्योरम का यूज करके कई क्वेश्चन मैं बहुत इजीली बना सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, इफ एट x इज इक्वल्स टू अल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। तो वैसे ही बोलूंगा इनडिटरमिनेंट इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा इज ए रूट ऑफ डिटरमिनेंट देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दैट डिटरमिनेंट। अब देखो ये कहां पे यूज आती है, ये कहां पे यूज आती है, ये कहां पे यूज आती है। जैसे मान लो आपकी डिटरमिनेंट दे दी आपकी क्या 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां पे मैं देखूंगा, यहां पे देखूंगा इफ ए बी की जगह मैं रख दिया बी इज इक्वल्स टू ए रख दिया, बी इज इक्वल्स टू ए रख दिया है, या फिर ए इज इक्वल्स टू बी रख दिया, ए इज इक्वल्स टू बी रख दो, बी इज इक्वल्स टू ए रख दो, कोई फर्क नहीं पड़े। ए इज इक्वल्स टू बी रख दिया है तो इक्वेशन क्या बनेगी 1b बी स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, मतलब ये 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। सिमिलरली b की जगह c रखूंगा तो ये वैल्यू सेम आएगी, तो बोल सकता हूं आपका सिमिलरली b माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। सिमिलरली c और a इक्वल रखूंगा तो वो भी 0 होगा, तो सिमिलरली c माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट के 3 फैक्टर तो मैं बता सकता हूं। अब इसका ऑर्डर देखूं, इसका ऑर्डर क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर लो। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या है आपका प्रोडक्ट, मतलब 1 इंटू बी इंटू सी स्क्वायर। तो इसकी डिग्री देखूंगा तो इसकी डिग्री क्या आ रही है आपकी 3 आ रही है, इसकी डिग्री आपकी क्या है 3 आ रही है। मैं डिग्री देखूंगा तो डिग्री 3 है तो 3 डिग्री में इसका आंसर होगा, तो 3 फैक्टर मिलेंगे, 1 2 3 फैक्टर मिल गए। तो मतलब इसका मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे है, अभी डाउट नहीं आएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे मैंने इसी टाइप का दे दिया 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखो सेम पहली चीज क्या है, ये साइक्लिक डिटरमिनेंट है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, सारी साइक्लिक डिटरमिनेंट है। और यहाँ पे ए की जगह बी रखूंगा 0, बी की जगह सी रखूंगा 0, सी की जगह ए रखूंगा 0। तो इससे मुझे क्या समझ में, 3 फैक्टर तो हैं, तो 3 फैक्टर क्या आएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, 3 फैक्टर तो हैं। अब मैं इसकी डिग्री देखूंगा तो डिग्री क्या मिलेगी, प्रिंसिपल डायगोनल को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो डिग्री देखूंगा तो डिग्री क्या आपकी 1 इंटू बी इंटू सी क्यूब, मतलब डिग्री 4 डिग्री है, क्योंकि ये 1 और ये 3 4 डिग्री है। तो 1 2 3 डिग्री होगी तो चौथी डिग्री क्या आ जाएगी आपकी
ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा मैं करके बताऊंगा, कैसे होगा बताऊंगा, अभी बस याद रखने का तरीका है। ये इसका यूज है कई जगह पे, ऐसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। वैसे ये दोनों स्टैंडर्ड एक्सपेंशन डिटरमिनेंट्स है, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है, इनका एक्सपेंशन आपको हमेशा वैसे भी याद रखना ही है, मैं लिखूंगा नेक्स्ट नोट में। लेकिन ये आती कहाँ से है, ये फैक्टर थ्योरम के यूज से आती है। कैसे आएगी मैं करके बताऊंगा, कैसे आएगी मैं करके बताऊंगा, पर फिलहाल लिख लो ये फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन है। इससे मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, डिग्री के बेसिस पे काफ़ी आंसर मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। आंसर फाइनल तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट एक ऑप्शन दो ऑप्शन तो मैं हमेशा रिजेक्ट कर सकता हूँ, हमेशा रिजेक्ट कर सकता हूँ। मेंस के पेपर हो या फिर किसी का पेपर हो, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन तो मैं हमेशा रिजेक्ट कर सकता हूँ। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस नो लिखो। लिख लो ये कैसे, ये मैंने डिग्री के बेसिस पे आंसर किया है, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आंसर किया है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे किया है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ सम या फिर सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, या फिर मैं क्या बोलता हूं साइक्लिक एक्सपेंशन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा सजेस्ट करता हूं कि लर्न कर लो। रटना नहीं है, याद करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। जैसा मैं बोलता जाता हूं वैसा पढ़ लो, जैसा मैं बोलता जाता हूं वैसा पढ़ लो। हर टाइप का क्वेश्चन तुमसे बनेगा, बस कुछ नहीं सोचना है। मेरे को पता है मार्कर लाइट है, मैंने चेंज कर लिया है, मार्कर लाइट है। सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन या फिर साइक्लिक एक्सपेंशन, और ये हमेशा याद होने चाहिए। कैसा होता है आपका पहला जो एक्सपेंशन होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है मैं बता देता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो भी बता दूंगा। यदि ऐसा दे देगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर ऐसा दे देगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर ऐसा दे देगा 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, या फिर 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ये सब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और इन सब की डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा क्या होता है आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये सबका एक्सपेंशन होता है। सबसे पहली चीज मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसका एक्सपेंशन ये कैसे इक्वल लगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो है 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस कॉलम 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, कॉलम 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y से, और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर दिया z से। मतलब मैंने क्या किया आपका c1 इजिकल्स टू एक्स c1, c2 इजिकल्स टू वाई c2 और c3 इजिकल्स टू z c3। अब देखो ये x y z एक्सटर्नली मल्टीप्लाई किया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैं डिवाइड भी करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन एक्स वाई जेड डिवाइड कर दिया, और इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो x एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड 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 स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब क्लियरली देखो R3 से कॉमन ले लिया एक्स वाई जेड, R3 से कॉमन ले लिया एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, और क्या बचेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखो ये जो है और ये है, ये कैंसिल और ये इन दोनों का साइक्लिक ऑर्डर क्या है आपका सेम है। कैसे सेम है, देखो मैं पहले ऑपरेशन लगाऊंगा R1 इंटरचेंज बाई R3, तो क्या जाएगा माइनस ऑफ आपका क्या जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई और जेड। साइक्लिक ऑर्डर का मैंने बताया था, साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करो तो डिटरमिनेंट सेम होगी। अगेन मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ R2 इज इंटरचेंज बाई R3, R2 इंटरचेंज है तो माइनस माइनस आपका क्या प्लस हो गया, वापस से ये आ जाएंगे। तो इनका एक्सपेंशन क्या होगा आपका सबका सेम होगा। तो जो पॉसिबिलिटी है आपको सारी याद रखनी है। तो ये पहली स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है जिसका एक्सपेंशन आपको याद रखना है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स होता है। तरीका मैंने बता दिया है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसके क्या आपके फैक्टर्स है। और
डिग्री आपकी क्या 3 है, तो डिग्री 3 मतलब यही फैक्टर्स आएंगे। आई होप समझ में आया होगा पैटर्न सबको। यस नो लिखो फटाफट से, जल्दी लिखो। अगला जो एक्सपेंशन था उसका मैं प्रूफ करके बता देता हूं, अगला एक्सपेंशन का मैं प्रूफ करके बता दूंगा। अपने टेस्ट के सिलेबस में प्रॉपर्टीज तक ही होगा, मतलब कल तक जितना कराऊंगा वो रहेगा आपका, और उससे पहले भी तक जितना पढ़ा है वो सारा होगा। मॉड्यूल में डे 6 को छोड़ के, डे 6 को छोड़ते डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 7, डे 8 ये सारे कर लेना। मतलब आज अभी मत करना, ये आएंगे एग्जाम में। डे 6 के अलावा बाकी सारे डेज वाले जो है वो एग्जाम में आएंगे, वो सारे कर लेना एग्जाम के लिए। लिख लिया तो फटाफट नोट करो, मैं आगे बताता हूँ फाइकी प्रॉपर्टी। जल्दी से बताओ, नोट हो गया? डन लिखो, जल्दी से लिखो। देखो क्लास में हम हर चीज जहां तक पॉसिबल है उसको डिराइव करके या ऐसे लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। रटनी किसी भी चीज को नहीं है, मैथ्स में कई चीज नहीं रटी जाती, हर चीज को लॉजिकली समझो, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज को इस तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन करूं कि आपको रटने की जरूरत कम से कम चीजें पढ़ें। कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी लेकिन कम से कम चीजें रटने की जरूरत पड़े, तो उस वजह से समझो सारी चीजों को लॉजिकली। मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे मैं पढ़ो। सेकंड ब्रो एक्सपेंशन होता है आपका, वो होता है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। चाहो तो लास्ट की तरह बना सकते हो, लास्ट की तरह बना सकते हो इसको भी। लास्ट वाले में क्या किया था, एक्स वाई जेड ऐसे दे रखे थे, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो। उसको बनाने के लिए यहाँ पे आपका क्या है, एक्स वाई जेड आ जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। देखो क्या करूं, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड जेड क्यूब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कॉमन, एक्स वाई जेड कॉमन कैंसिल, साइक्लिक ऑर्डर होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगी, सेम हो जाएगी। तो इस फॉर्म में चाहो बना सकते हो, इस फॉर्म में बना सकते हो, मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं बस एक बार बना के दिखा दिया। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा क्लियरली x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो उसका फैक्टर होगा। और डिग्री देख लो, इसकी डिग्री क्या है आपकी 4 डिग्री, तो 4th डिग्री डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। अब कैसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, प्रूफ करूं तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाओ। तो ऑपरेशन देखो, मैं इससे देखूं तो यहाँ पे आपका क्या है, ये C1 C2 ये C3 में 1 1 1 है, तो ऑपरेशन लगा दूंगा आपका C2 इजिकल्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 इजिकल्स टू C3 माइनस C1। मैं C1 की हेल्प से C2 और C3 पे ऑपरेशन लगाया है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब एक रो की हेल्प से, एक कॉलम की हेल्प से बाकी की 2 रो या बाकी 2 कॉलम पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ। और कोशिश करना है एक साथ 2 ऑपरेशन लगाए जिससे मेरे पास सोल्व हो जाए जल्दी। तो यहाँ पे C1 एज इट इज है, डिस्टर्ब नहीं किया, तो 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपका 1 माइनस 1 0, ये आपका क्या है y माइनस एक्स, ये क्या बन गया वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये क्या बन गया 1 माइनस 1 0, ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो क्या कर सकता हूं, अभी उसका क्या करो, एक्सपेंशन मत करो, अभी एक्सपेंशन मत करो, एक्सपेंशन करोगे अभी भी लेंथी होगा। हमेशा कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मैं एक ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई करूं, जिससे एक्सपेंशन करना मेरे पास आसान हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपेंशन मत करना, यहाँ पे करोगे तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो लेंथी करेगा, काफी कैलकुलेटिव करेगा। तो मैं क्या करूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 1x एक्स क्यूब एज इट इज है, यहाँ पे 0, इसको बोल सकता हूँ y माइनस एक्स, यहाँ पे आपका क्या है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसको बोल सकता हूँ वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये 0 जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो C2 है, C2 से मेरे पास इसमें तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस एक्स में, y माइनस एक्स में भी है, y माइनस एक्स से कॉमन ले लिया, C3 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z माइनस एक्स इसमें भी है और यहाँ पे भी z माइनस एक्स बचेगा, z माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। यहाँ से मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका
बच गया आपका y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स कॉमन बचेगा, क्या बचेगा 1x एक्स क्यूब 0 1 0 0 1, ये क्या 0 1 और ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर। अब चाहो तो अब एक्सपेंशन कर सकते हो या फिर चाहो तो एक और ऑपरेशन लगा लो, ऑपरेशन लगाओ एक्सपेंशन करो, दोनों बराबर ही है, तो मैं एक्सपेंशन कर देता हूं। तो मैं क्या कर देता हूं R1 के रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन किया, तो R1 के रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन किया तो क्या आपका y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एज इट इज, क्या बचेगा आपका 1 के रेस्पेक्टिव दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला बचेगा माइनस 0 प्लस 0। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी टर्म सारी एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे क्या करो स्टैंडर्ड बना लो, साइक्लिक ऑर्डर रख देता हूँ, तो साइक्लिक ऑर्डर रखने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई, साइक्लिक ऑर्डर में z माइनस एक्स एज इट इज ही है। अब देखो बचा हुआ कौन सा आपका जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं बोल सकता हूँ आपका जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों में जेड एक्स और एक्स वाई में, इसमें मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा z माइनस वाई। अब थोड़ा ध्यान से देखूंगा यहाँ पे देखूंगा तो क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, इसको बोल सकता हूँ आपका क्या है जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। क्लियरली देखो जेड माइनस वाई दोनों से कॉमन है, तो जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, और क्या बचेगा आपका जेड प्लस वाई प्लस एक्स। अब ये जो माइनस है इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एनसीईआरटी में ही आएगा, एनसीईआरटी में आएगा तो इतना करना पड़ेगा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा तो इतना बड़ा ना करना पड़े, इसी वजह से मैंने एक स्टेप में बताया कि आप इसको याद रखो। इसका एक्सपेंशन ये है, ये जो आपका क्या है कम से कम आधा पेज या एक पेज जो है वो आपका बचेगा, डायरेक्टली याद रखने का ये बेनिफिट है। आई होप समझ में आया कि क्यों मैंने इसको स्टैंडर्ड की तरह बताया है, और इसको याद रखना बहुत आसान है, इस तरीके से बताया जिससे आपको याद रहे, तो याद रखना ही है और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, याद रखो फटाफट से। नोट हो जाए, डन लिखो। अभी और भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, तुम चाहो तो डे 3 ट्राई कर सकते हो या फिर तुम चाहो तो कल भी ट्राई कर सकते हो, आज एडवांस में हो जाएगा। अभी मैंने बस सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है, उनको यूज करना सिखाया नहीं, काफी ट्रिकी वाला पोर्शन भी होता है, काफी जल्दी होता है और काफी मेथड्स भी होते हैं, तो तुम चाहो तो एडवांस में कर सकते हो ट्राई, नहीं चाहो तो कल के लेक्चर के बाद भी कर सकते हो, चॉइस है आपकी। क्योंकि सिर्फ अभी मैंने क्वेश्चन को करना तरीका बताया है, अभी करोगे तो फिर हो सकता है तुमसे बनेंगे नहीं, फिर तुम उस केस में टेंशन लोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आपको डाउट्स मैं आज का वो भेज दूंगा, इसमें करेक्शंस भेज दूंगा, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तुम लेवल 2 लेवल 3 में मैट्रिक्स वगैरह के सारे कर लो बेटा, आज तुम करना चाहो तो डे 3 ट्राई कर सकते हो, डे 3 ट्राई कर सकते हो। तीसरी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होती है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, या फिर मैं बोलूँगा आपका 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब देखो क्लियरली मैं फैक्टर थ्योरम से बोलूँगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो उसके फैक्टर होंगे। अब इसकी डिग्री देखो, डिग्री कितनी है आपकी, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल डायगोनल को, तो डिग्री देखूंगा आपका क्या है 5 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब जेड क्यूब, 2 + 3 5 है, तो 5 है मतलब स्टैंडर्ड वाला इसमें कुछ ऐसा बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कब आता है, ये एक्सपेंशन से आता है। अब एक्सपेंशन से आता है, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया है, तुम चाहो तो देख सकते हो एनसीईआरटी में, मैं प्रूफ अब दोबारा से नहीं करवाने वाला, या फिर तुम चाहो तो खुद से प्रूफ कर सकते हो। इसका एक्सपेंशन आपका क्या ये होता है। सिमिलरली फोर्थ क्या होती है डिटर्मिनेंट, फोर्थ डिटर्मिनेंट होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। मैं बोलूँ ए बी सी ए सी ए बी,
इसकी वैल्यू बी सी ए बी सी, या फिर कोई भी साइक्लिक ऑर्डर में बोल दे, साइक्लिक ऑर्डर में सबका एक्सपेंशन सेम होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वैल्यू होती है। या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ 3abc माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसी के बेस पे एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, इसने पूछा था इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ऑप्शन दे रखा था आपका पॉजिटिव ऑलवेज, बी ऑप्शन नेगेटिव ऑलवेज, सी ऑप्शन, अच्छा उसमें ये दे रखा था एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ऐसा दिया था आपका, और कांट से, और डी इमेजिनरी या जीरो, ऐसा कुछ ऐसा दिया था। तो ऐसे केस में याद करो, इस एक्सपेंशन को याद करो, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस एक्सप्रेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये रियल पॉजिटिव दिया था, और ये क्या जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। याद करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। तो इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्या रहेगा आपका, ये नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, इन एक्सपेंशन पे एक बार 2 बार आ चुके हैं क्वेश्चन जेई में, तो वो वाले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, लेकिन कब करूंगा, नेक्स्ट टाइम आपका जब रहेगा, अभी टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। आई होप आज सबको समझ में आया है, किसी को डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, बाकी चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।